एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारा चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो एंड एज यू नो आई एम रितु शर्मा हैविंग 18 प्लस इयर्स ऑफ today we will start the most scoring chapter of chemistry, that is carbon and its compound, and it is the last chapter of chemistry also बेटा। पहले क्या था, हमारे यहाँ केमिस्ट्री में 5 चैप्टर थे, लेकिन पिछले 2 साल से क्या हो गया है, चैप्टर नंबर 5 जो था हमारा पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, वो हमारा सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो अब आपके पास केमिस्ट्री के केवल 4 चैप्टर हैं और सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आप सोचोगे कि चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें कि कार्बन उन एलिमेंट्स में से ही एक एलिमेंट है जिनके बारे में अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब इस कार्बन की कुछ तो बेटा स्पेशलिटी होगी ना, कि उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है। तो चलिए पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है कि भाई कार्बन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसके लिए केमिस्ट्री में पूरा एक चैप्टर ही बन गया। स्टार्ट करते हैं फोकस ऑन कार्बन। तो मैंने आपको बताया ही है कि द चैप्टर विल हाईलाइट कार्बन। इस चैप्टर में कार्बन को हाईलाइट किया गया है, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस। एक्चुअल में बेटा क्या है, कार्बन का जो है ना, वो हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा महत्व है। कार्बन एग्जिस्ट बोथ एज एन एलिमेंट, सबसे मेन तो उसकी ये स्पेशलिटी है कि वो एलिमेंट की फॉर्म में भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, एंड इन कंबाइंड फॉर्म्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जी, हमारा ग्लूकोज हो गया, पेट्रोल, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। तो सबसे मेन तो आपको ये बात पता चल गई कि भाई कार्बन क्या क्यों इतना स्पेशल था बाकी अदर एलिमेंट से, कि उसके ऊपर पूरा हम एक चैप्टर ही पढ़ ले जी। क्योंकि ये तो एक नॉन मेटल है, मेटल भी नहीं है, चलो कोई हाईली रिएक्टिव मेटल होती तो भी मैं सोचती कि भाई इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ लिया। तो बेटा कार्बन की हमने अभी एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये बोथ एलिमेंटल फॉर्म और बोथ इन एड इन कंपाउंड, दोनों फॉर्म में हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ कार्बन, कि कार्बन की क्या इंपोर्टेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पहले हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल लाइफ स्ट्रक्चर्स आर मेड आर कार्बन बेस्ड, क्योंकि हम सबको पता है हमारी बॉडी के अंदर क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो तीनों चीजें हैं, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, डीएनए एक्सेट्रा, इन सब के अंदर क्या चीज है जी, कार्बन। कार्बन एक मेन कंपोनेंट है इन सब का। तो इसलिए हमारे लिए देखो जी कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट वाला हो गया ये एलिमेंट, ठीक है। चलिए अब नेचर के लिए बात करते हैं। अर्थ क्रस्ट हैज 0.02 कार्बन इन मिनरल्स, जैसे कि कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर तो प्रेजेंट है ही है, साथ साथ में हमारी अर्थ की क्रस्ट के फॉर्म, अर्थ की क्रस्ट में मिनरल्स के फॉर्म में अवेलेबल है। और दूसरा हमारे एटमॉस्फेयर में भी अवेलेबल है जी। एटमॉस्फेयर में 0.03% है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब हम क्या देख रहे हैं कि यार परसेंटेज तो इतनी ज्यादा छोटी है, इवन दो कार्बन कंटेंट इज स्मॉल, इट्स इंपोर्टेंस इज इमंस। बेशक से इसकी परसेंटेज हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना बेटा, वो बहुत ही ज्यादा है। क्यों? बिकॉज इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ एंड काउंटलेस मटेरियल वी यूज डेली। क्लियर? एक तो भाई हमने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबकी बॉडी के अंदर ही कार्बन पाया जा रहा है, तो बॉडी का स्ट्रक्चर इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा क्या चीज है कि हम जब देखते हैं कि अगर आपको एनसीईआरटी की बुक में ना बेटा एक छोटी सी एक्टिविटी दे रखी है, मतलब कि वो लैब में करने वाली एक्टिविटी नहीं है, उसमें क्या पूछा है कि आप अपने डेली यूज में आने वाले मटेरियल्स के नाम लिखिए, फिर हमको उसको बाइफ्रिकेट करना है, क्लासिफाइड करना है कि किस किस मटेरियल के अंदर कार्बन है। तो मैं आपको बताती हूँ,
अगर आप एक लिस्ट बनाओ, सपोज मैंने आपको दिया एक टास्क कि बेटा सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आपने जो भी एक्टिविटीज करी, उन एक्टिविटीज में आपने किन किन मटेरियल्स का यूज किया उसको आप लिखो। तो मैं सिर्फ आपको दो चार का ही बता रही हूँ मेन मेन। जैसे सुबह जब हम लोग सुबह सोकर उठते हैं, उसके बाद हम अपना जो डेली रूटीन वर्क है वो करते हैं। हम लोग वॉशरूम जाते हैं, है ना, ब्रश करते हैं, उसके बाद नहाते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर, जब आपने ब्रश किया, ब्रश किसका, टूथब्रश किसका बना हुआ था, प्लास्टिक का। नहाने के लिए बकेट एंड मग यूज किया, साथ साथ में बैठने के लिए जो आपने स्टूल या चौकी कोई यूज की, प्लास्टिक की बनी हुई। क्लियर। उसके बाद जब नहाकर आ जाते हो, जो आपने ब्रेकफास्ट किया, तो ऑब्वियसली बात है ब्रेड, चपाती, जैम, कुछ भी इंटेक कर रहे हो, फल फ्रूट, सबके अंदर क्या है जी, कार्बन है। क्लियर। इसके बाद जो आपने कपड़े पहने, क्लोथ, उनके अंदर कार्बन है। या हम लोग अपने घर में जो लोग बड़े हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, अगर कोई मेडिसिन इंटेक करते हैं, मेडिसिन के अंदर क्या है, कार्बन। आप लोग जो उसके बाद स्कूल जा रहे हो जी, आप लोग बुक्स नोटबुक यूज कर रहे हो, उनके अंदर कार्बन। आपने जो लंच बॉक्स है, मोस्टली लंच बॉक्स के अंदर किसी ना किसी फॉर्म में प्लास्टिक यूज है वहां पर, उसके वहां पर क्या हो गया, कार्बन। ठीक है। वाटर बॉटल का लिड प्लास्टिक का, कार्बन। ज्योमेट्री बॉक्स प्लास्टिक की, कार्बन। मीन्स हम अगर सुबह सोकर उठने से लेकर रात सोने तक अपने मटेरियल्स को देखूं, तो उसमें से काफी सारे मटेरियल्स मेरे ऐसे होंगे जिनमें क्या चीज है, कार्बन प्रेजेंट है। तो इसलिए ही बोला गया है कि इसका यूज कैसा है, इमंस यूज है इसका। अब बात करते हैं कि कार्बन जो है, भाई इतने सारे मटेरियल्स के अंदर पाए जा रहा है, तो कुछ तो खासियत होगी इसकी, जिसकी वजह से भाई इतने सारे कंपाउंड बना रहा है। तो वो खासियत क्या चीज है, वो उसकी खासियत है बेटा ये, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, इस कोवेलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बंध। मतलब कि सह का मतलब साथ में, संयोज का मतलब जुड़कर। ये क्या करता है, बहुत जल्दी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़कर एक बॉन्ड बना लेता है। इससे पहले हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में। वहां पर क्या था, एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, दूसरे ने गेन कर लिया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शेयरिंग है। अब क्योंकि जी शेयरिंग वाला, अब आपको पता है कि शेयरिंग वाला जो भी कोई रिलेशन होता है, तो वो थोड़ा ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चलता है और थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग भी हो जाता है। वो कैसे, रिकैप ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हमने क्या पढ़ा था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई था मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी। वो हमने क्यों पढ़ा था, क्योंकि वो एक कैटायन और एक एनायन के कॉम्बिनेशन से बने थे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। और जो आयनिक कंपाउंड्स से हमने देखा था कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को अपनी मोल्टन स्टेट में से ही सिर्फ कंडक्ट कर सकते हैं, अगर वो सॉलिड स्टेट में थे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, नाउ हमें क्या करना है, फोकस टू कार्बन कंपाउंड। क्योंकि बेटा सम टाइम बच्चे इस कोवेलेंट बॉन्ड या जो हमारा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड था उसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो था वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। ठीक है। अब कार्बन जब दूसरे कार्बन एलिमेंट्स के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक होता है। क्लियर। अब क्या हो गया जी, इंफॉर्मेशन से क्या पता लग रहा है, उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई था, तो वैसे बात है कार्बन के जो कंपाउंड्स होंगे इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली लो होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड से बने हैं, ये बात तो क्लियर हो गई है। चलिए, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जो जो हमने प्रॉपर्टीज वहां पर पढ़ी थी ना बेटा, आप जस्ट उसका अपोजिट सोच लो। यहाँ पर वहां पर क्या था, वो गुड कंडक्टर थे, ये पुअर कंडक्टर हो गए। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी, आयनिक कंपाउंड्स के कंपेरेटिवली इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफी लो होता है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वीक। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के बाद जो है बॉन्ड बना, और वहां पर क्या था, गिव एंड टेक, एक ने दे दिया दूसरे ने ले लिया, तो और वहां पर एक प्लस एक माइनस, इसकी वजह से वहां पर क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई था। तो
हेंस कुल मिलाकर बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स इज कोवेलेंट नॉट आयनिक। तो समटाइम्स ये एमसीक्यू या एसर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी आपको कार्बन कंपाउंड दे दिया और वहां पर पूछा जाएगा कि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे जी हम लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमें ना, ये आपको नो नीड टू लर्न, नो नीड टू लर्न, हमें लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ हमें एक दिखाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए दे रखा है। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका मेन कंपोनेंट है कार्बन। दिस इज एसिटिक एसिड एंड इन कॉमन लैंग्वेज वी कॉल इट विनेगर। ओके, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 290, बॉइलिंग पॉइंट है 391, और ये जो दोनों उनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं बेटा, ये हमारे केल्विन में दे रखे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ गया क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पता है कहां पर इस्तेमाल होता है? ये क्लोरोफॉर्म जो है ना बेटा, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसको कि मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है जनरली, कि किसी को अनकॉन्शियस करने के लिए। जैसे पहले के टाइम पर, आज की डेट में तो एनेस्थीसिया इंजेक्शन, आपको पता है कि सपोज सर्जरी होनी है किसी इंसान की, तो उतने हिस्से को ही क्या कर दिया देते हैं, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर उसको क्या कर देते हैं कि थोड़ा सा उसमें सेंसेशन कम हो जाए, मतलब कि दर्द का एहसास ना हो। बट पहले के टाइम में क्या होता था, उस पेशेंट को बेहोश किया जाता था, या जैसे लैब में, बायो की लैब में डाइसेक्शंस करवाए जाते थे, तो उसमें फ्रॉग को डाइसेक्ट करना है, फिशिस को डाइसेक्ट करना है, तो जनरली क्या है, या तो वो हमें डेड बॉडीज है, या फिर समटाइम क्या होता था, मोस्टली फ्रॉग वाले केस में हम लोगों को, या मतलब कि जिन जिन लोगों ने भी डाइसेक्शन किए हुए हैं फ्रॉग्स वगैरह को, क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा उनको क्लोरोफॉर्म की वजह से उनको थोड़ी देर के लिए हमने बेहोश कर दिया और फिर उसका डाइसेक्शन यूज किया जाता था। बट अब हर चीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों चीजें हैं, तो कुछ कारणों की वजह से आज की डेट में क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का जो यूज है पर्सन को बेहोश करने के लिए कम किया जाता है ड्यूरिंग सर्जरी। क्लियर? वहां पर एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब इथेनॉल, अभी जो इथेनॉल है ना, हम आगे पढ़ेंगे, आपने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, एन एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट था बेटा ये। ठीक है, और मीथेन, दिस इज आल्सो नोन एज नेचुरल गैस। तो देखो कोई भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में हमारे डेली लाइफ में तो वो यूज में आ ही रहे हैं। तो यही बात अभी हमने पढ़ी थी कि कार्बन जो है उसके इतने ज्यादा यूज हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर पूरा चैप्टर ही हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है जी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी ऑफ कार्बन, ऑब्वियस सी बात है बेटा, कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन की पूरी डिटेल पढ़ेंगे ना, कि भाई उसके पास इतना जो कैपेबिलिटी आई है बाकी सारे एलिमेंट से, वो एक अलग से इतना इम्पोर्टेंस रख रहा है, साइंटिस्ट को वो इतना वैल्यूबल लगा कि उसके ऊपर इतना ज्यादा कंटेंट ही लिख डाला। तो पढ़ते हैं चलिए इसकी वैलेंसी के बारे में। वी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया बेटा इसका 2 4, ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन क्लास 9। नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब ऑब्वियस ही बात है, हमने क्या रूल पढ़ा था कि भाई इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या जरूरत है बेटा, इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, वो क्या कर सकता है, या तो ये अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दे, डोनेट कर दे जी, किसी को लूज कर दे अपने अंदर से। ठीक है, या फिर बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर ले, बोरो कर ले। अगर तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज कर देता है तो इससे पहले वाली शेल उसकी कंप्लीट है, जो कि हमने इसी तरह से वो वैलेंसेस निकालनी सीखी थी ना। बट और अगर वो क्या कर सकता है, बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो उसके 8 हो गए, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। क्लियर है? तो फिर हम सोच रहे हैं यार तो मैडम कर लेना, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है, ये क्या करेगा, कैन नॉट इजली लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ना तो ये अपने अंदर से आसानी से 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, ना ही आसानी से ये बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब इसके पीछे का रीजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है।
अब ये ना तो दे सकता है ना ही ये ले सकता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन की, कि ना भैया मैं किसी को दूंगा ना मैं किसी से लूंगा। तो इसके पीछे का रीजन वो क्या है, एक बार इसका रीजन है बेटा, आप लोगों को जो थोड़ा 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना कंटेंट, वो एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ। हमने क्या पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर आपको पता है जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा। यही बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक्सेप्शन केस को अगर हम छोड़ दें, जैसे वो कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, और इलेक्ट्रॉन, तो ये बराबर होते हैं। अब अगर हम कार्बन वाले केस को कंसिडर करते हैं, सपोज उसने बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बोरो कर लिए हैं, तो इस केस में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, ओनली 4। तो न्यूक्लियस के लिए तो ये मुश्किल हो जाएगा। न्यूक्लियस का हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ एटम, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर। अब अगर दूसरा करें तो ऐसे केस में न्यूक्लियस को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना कि प्रोटॉन की नंबरिंग उनके इक्वल नहीं है। अब अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गए ओनली 2, जबकि प्रोटॉन हो गए बेटा कितने, 4। अगेन डिसबैलेंसिंग हो गई है जी। तो न्यूक्लियस जो है ऐसे कंडीशन में अनस्टेबल हो जाएगा। जब न्यूक्लियस ही अनस्टेबल हो गया तो कार्बन की एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब सब चीजें तो स्टेबिलिटी की है बेटा, एग्जिस्टेंस की है, तो इसीलिए क्या करता है कार्बन, कार्बन ने कहा ना भैया मैं तो ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता ना मैं किसी से लेता, जिसको मेरे साथ कंपाउंड बनाने हैं वो मेरे साथ शेयरिंग करो। शेयरिंग करो क्या मतलब, तू मुझे देगा तो मैं तुझे दूंगा, इस तरह से। तो देखो मैं इसका एक एग्जांपल पहले आपको बता देती हूँ, फिर आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। चलो पहले थोड़ा सा और डिटेल यहाँ के पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग कार्बन किस तरह से क्या करता है, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें रिटर्न भी वो चाहिए ना बेटा, थ्योरी भी आपको लिखनी आनी चाहिए। तो कार्बन फॉर्म्स बॉन्ड्स बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन क्या करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, शेयर्ड पेयर कोवैलेंट बॉन्ड। जब कभी भी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड का नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की गई है उनको हम एक ऐसे लाइन जिसको कि नाम दिया गया है कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर केवल बॉन्ड बोलोगे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उससे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी। कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बट इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वीक। अभी जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक है, जिसकी वजह से ये जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आयनिक बॉन्ड, सॉरी आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरेटिवली लो होगा। क्लियर है बेटा। तो अब यहाँ से अगर आप देखोगे सिर्फ इतना सा भी हमने कंटेंट पढ़ा है, लेकिन इतने कंटेंट में से ही आपके लिए कितनी वैल्यूबल क्वेश्चंस जो है वो बन जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड से किस तरह से जो कार्बन है वो बनाता है हमारे कार्बन कंपाउंड्स। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर बता रही हूँ मीथेन का। अब मीथेन का आप देखो, अगर मैं इसको तोड़कर देखूं कि मीथेन में क्या क्या कंपोनेंट है, 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन, है ना। इन दोनों, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन हो गया बेटा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है मीथेन का एक मॉलिक्यूल। तो अब कार्बन है ये, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। मान लो तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर था 6, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4।
तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दिखाएंगे ना, तो हम सिर्फ उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो ये बात आप दिमाग में रख लेना। जैसे आयनिक कंपाउंड में भी हमने सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही रिप्रेजेंट किया था, तो बच्चे थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है बेटा। जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन्स का हमने देखा कि वो लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, तो सिर्फ हम लोग आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर कर रहे हैं। इन द सेम मैनर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए भी। अब देखो जी, यहाँ पर कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। सपोज मैं उसके 4 इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक्स के साइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्लियर। अब इसके साथ में क्या जुड़ी है जी, 4 हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन, दूसरी हाइड्रोजन, तीसरी हाइड्रोजन, चौथी हाइड्रोजन, और हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी 1 होता है ना बेटा। तो अब इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो अब क्या करते हैं कि मैं इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ऐसे डॉट के साइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दोनों के एक्स एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक का एक्स और एक का डॉट लगाकर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब क्या किया जी, हाइड्रोजन ने बोला कि यार मैं तेरी हेल्प तो करूंगा, लेकिन तुझे भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो कार्बन बोलने लगा कि चल ठीक है भाई, दोनों, तू जैसे आप लोग आपस में करते हो, यार मुझे मैथ्स थोड़ा सा वीक है, तो मेरी मैथ्स में हेल्प कर दियो, मैं तुझे फिजिक्स करवा दूंगा, है ना। हो गया इन लोगों का। और बेटा पढ़ाई होती भी ऐसी है, चीटिंग के लिए नहीं है दूसरे को करना जी, कि तू मुझे उसमें मैथ्स के पेपर में चीटिंग करा दियो, मैं तुझे साइंस में करा दूंगा, नहीं। आपको जो कॉन्सेप्ट किसी सब्जेक्ट के वीक है और आपका कोई फ्रेंड जो उस सब्जेक्ट में उसकी ज्यादा परफेक्शन से है, तो आप उससे वो वाले कॉन्सेप्ट समझिए। आपको जो सब्जेक्ट अच्छे से आता है आप उसको वो पढ़ाइए। तो क्या हो गया जी, बैलेंस हो गया ना, गिव एंड टेक हो रहा है यहाँ पर। तो ठीक इसी तरह से अब कार्बन ने बोला यार मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरी आउटर ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगी। हाइड्रोजन ने कहा मैं तुझे दे दूंगा पक्का, पर लेकिन तुझे भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे दोनों ने एक दूसरे की हेल्प करी। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, हम देख रहे हैं। देखो ये ना यहाँ पर भी दिखा रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोबारा से दिखा रही हूँ। हाँ, मीथेन का यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, लेकिन इन्होंने ना वो कर नहीं दिखाया कि किस तरह से उन्होंने किया, ये दे रखा है। यहाँ से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं यहाँ पर बताती हूँ। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कार्बन ने कहा चल तू मेरे वाला ले ले। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन की आउटर ऑर्बिट कंप्लीट हो गई। इसी तरह से अब ये वाला भी हाइड्रोजन की आउटर ऑर्बिट कंप्लीट हो गई। इसने भी कार्बन का जो एक था उसको अपने साथ मिला लिया। अब ये वाले भी जो हाइड्रोजन की आउटर ऑर्बिट है कंप्लीट हो गई, चारों हाइड्रोजन जो है वो स्टेबल हो गए। अब भाई कार्बन बोलने लगा कि यार तू तो स्टेबल होके बैठ गया, अब मैं क्या करूं। तो उसने बोला यार तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसे भी क्या बात है। तो कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ मिला लिया। अब देखो जी, इसके भी आउटर ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, 4 इसके पास पहले थे, 4 और इसने बाहर से ले लिए, 8 हो गए, स्टेबल हो गया। तो दिस इज द वे हाउ कार्बन शेयर द इलेक्ट्रॉन विद अदर एलिमेंट। क्लियर। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करी है, साझेदारी करी है, शेयरिंग करी है। और मैंने आपको बताया था कि इस साझेदारी को हम लोग ऐसे बॉन्ड के थ्रू दिखाते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर मेरा कैसे बन जाएगा, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी इस हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी इससे, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी इसके साथ। तो ये बन गया मेरा स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा आपको। और ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये दोनों ही आपको इस चैप्टर में बनाने के लिए आएंगे, किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की गई है। आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोजन का। आप देखो यहाँ से तो केवल फिगर है, तो मैं आपको जब तक ड्रॉ नहीं करके दिखाऊंगी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो मैं वापस से बेटा यहीं पर ये रब कर देती हूँ। आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लेना, जब आप लोग अपने नोट्स बनाते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर फिर बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखिए, अपने आप से उनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा कर देखिए, तब आपको पता लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। हाइड्रोजन,
अब देखकर क्या पता लग रहा है कि देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से दोनों ही अनस्टेबल है, बेचारे दोनों ही स्टेबल नहीं है। तो क्या करते हैं यार, तू मेरी जरूरत पूरी कर, मैं तेरी जरूरत पूरी कर रहा हूँ। इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने साथ मिलाकर अपनी आउटर ऑर्बिट कंप्लीट कर ली। ठीक इसी तरह से अब इस वाले हाइड्रोजन ने इस वाले, सॉरी ये सर्कल इधर तक आएगा, ठीक है, तो दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। क्लियर है बेटा? चलिए, अब ये वाला हमारा हो गया है। देखो अब दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑक्सीजन का। तो अगेन अब मैं ऑक्सीजन का बनाकर दिखाती हूँ आपको। ऑक्सीजन, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो जब कभी भी मॉलिक्यूल होगा तो आप केवल H या केवल O नहीं लिख सकते, बिकॉज मॉलिक्यूल क्या था, अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, है ना, ये पढ़ा था हमने मॉलिक्यूल्स। तो चलिए अब O2। अब इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के मेरे पास 2 एटम है। हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8, जिसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2 6। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब इन 6 इलेक्ट्रॉन को सपोज मैं ऐसे शो कर रही हूं, और कितने, 6 ही इसके पास है। होने कितने चाहिए आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए इसको, इसके पास क्या हमने पढ़ा था 9th क्लास में जब वैलेंसी निकालने सीखी थी, कि ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, मतलब कि बाहर से बोरो कर रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ रहा था। अभी हम कोवेलेंट बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही, क्योंकि इनकम्प्लीट है दोनों का ऑक्टेट, तो इसने क्या किया, इस वाले ऑक्सीजन ने अपने 6 तो थे, इस वाले ऑक्सीजन के 2 लेकर अपनी आउटर ऑर्बिट कंप्लीट कर ली और स्टेबल हो गया। उसने कहा यार तूने मेरे इलेक्ट्रॉन लिया, मुझे भी दे तू इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हुआ जी, इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिए, ये भी हमारा स्टेबल हो गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि किसी का भी दोनों की तरफ बराबरी है ना। तो जब बराबरी है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा भाई, जितने इलेक्ट्रॉन तूने मुझे दिए मैं भी तुझे उतने ही दे रहा हूँ, दोनों ही स्टेबल हो गए, दोनों की ही जान बच गई। अब यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक सिंगल बॉन्ड वाला, 2 सिंगल बॉन्ड के एग्जाम्पल बताए, एक डबल बॉन्ड का। अब मैं आपको एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल बता देती हूँ बेटा। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लेंगे नाइट्रोजन। अब जो नाइट्रोजन है N2, बिकॉज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया, 2 5। क्लियर? N2 इट मीन्स देयर आर 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन, 1 and 2। आप दोनों की आउटर मोस्ट शेल में, ये देखो नाइट्रोजन का एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, ऑक्सीजन का भी दे रखा था, नाइट्रोजन का ये ये रहा नाइट्रोजन का, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कैसे होता है। इसकी आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन ही शो करने हैं, ऑब्वियसली बात है। मैंने बताया आपको कि हम लोग सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। और इसके मान लो जी चाहिए कितने इसको, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाए तो ये बेचारा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले नाइट्रोजन ने कहा चल भाई तू भी क्या सोच रहा है, ले मेरे 3 इलेक्ट्रॉन ले ले और स्टेबल हो जा, हो गया जी स्टेबल, ठीक है। अब इसने कहा, ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का एटम बोलने लगा, खुद तो तू यार सेफ होके बैठ गया, मुझे भी तो सेफ कर, मेरी तो अभी जान को खतरा है। तो उसने कहा ले भाई तू भी मेरे से ले ले, 3 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिए, दोनों की आउटर ऑर्बिट हो गई कंप्लीट। तो अब क्या हुआ यहाँ पर, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई थी, तो हमने यहाँ पर इसमें लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अभी आपको इसी की ही प्रैक्टिस करनी है, कोवेलेंट बॉन्ड की। आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको जैसे वाटर का बनाना आना चाहिए, अमोनिया, C2H6,
S8, इन सब के आप बनाकर देखोगे इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाकर। और अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बेटा हमारे इंस्टाग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर हमने आपको साइंस की रील्स, मैथ्स की रील्स जो है वो प्रोवाइड करवाई हैं। तो अब आपके लिए होमवर्क क्या है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, नोट्स बनाना है। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारा चैनल पर आए हैं उसको क्या करना है बेटा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।